दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे टॉप इम्पॉर्टेंट जीके जीएस फॉर ऑल एग्जाम का भाग 9। इसमें उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों यह वीडियो सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्यों की राज्य सेवा परीक्षाओं तथा यूपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ, खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के साथ साथ बैंक, एसएससी, रेलवे तथा टीईटी आदि के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो टॉप इम्पॉर्टेंट जीके जीएस फॉर ऑल एग्जाम भाग 9। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है द्वीप विकास एजेंसी। द्वीप विकास एजेंसी यानी आईडीए, इसका गठन कब किया गया था? तो दोस्तों द्वीप विकास एजेंसी का गठन 1 जून 2017 को गृह मंत्रालय के अधीन किया गया था। जो हमारे द्वीप हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, तो इन सभी के विकास और उसके संरक्षण के लिए इस एजेंसी यानी द्वीप विकास अभिकरण का गठन किया गया था। इसका स्थापना जो है वो द्वीप विकास एजेंसी का गठन 1 जून 2017 को किया गया था और ये अभिकरण गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला प्रश्न है भारत के स्थल रुद्ध राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत के जो भूमिबद्ध स्टेट हैं उनकी संख्या दोस्तों 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 5 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और तेलंगाना शामिल हैं, जबकि 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़ हैं। तो भारत के भूमि अवरुद्ध या स्थल अवरुद्ध राज्यों की संख्या 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न देखते हैं रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक या लाल किताब क्या है? तो रेड डाटा बुक दोस्तों विलुप्त या संकटग्रस्त पशु पक्षियों और पौधों की सूची है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें विलुप्त या संकटग्रस्त पशु पक्षी और पौधे दोनों शामिल होते हैं। तो रेड डाटा बुक विलुप्त या संकटग्रस्त पशु पक्षियों और पौधों की एक सूची है और इसकी संकल्पना सबसे पहले 1963 में सर पीटर स्कॉट, याद रखिएगा, सर पीटर स्कॉट ने इंटरनेशनल रेड डाटा बुक यानी IRDB की संकल्पना 1963 में की थी और इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष 1964 में किया गया था। यानी रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन 1964 में किया गया था। अगला प्रश्न है लाल पांडा संरक्षण के लिए भारत में लाल पांडा परियोजना यानी रेड पांडा प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत में लाल पांडा परियोजना की शुरुआत 1996 में की गई थी। अगला प्रश्न है, देखते हैं दोस्तों, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाम देखिए, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। तो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए 4 हिमालयी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में चलाया गया प्रोजेक्ट है। इसमें हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए प्रयास किया जाता है और इस परियोजना का नाम है सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए है और यह विशेष रूप से 4 हिमालयी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में संचालित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जनगणना संगठन किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? भारत में जो जनगणना संगठन है वो किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन भारत में जनगणना संगठन कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोक सेवा दिवस, पब्लिक सर्विस डे, लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका प्रथम आयोजन 21 अप्रैल 2016 को किया गया था। ये किस दिन के उपलक्ष्य में किया जाता है, मनाया जाता है लोक सेवा दिवस? तो इसी तिथि को यानी 21 अप्रैल को सबसे पहले सिविल सर्विस बैच, जो अपना भारत का पहला इंडियन सिविल सर्विस बैच था, उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 21 अप्रैल को संबोधित किया था और उसी दिवस के उपलक्ष्य में 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो फिलीपींस मनीला में स्थित है, उसके दक्षिण एशियाई केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के दक्षिण एशियाई केंद्र की स्थापना वाराणसी में की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है चावल और धान पे रिसर्च के लिए। ये मनीला फिलीपींस में स्थित है और उसी के सहयोग से दक्षिण एशियाई केंद्र की स्थापना वाराणसी में की गई है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस को अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस को अंतिम स्वीकृति केंद्रीय कैबिनेट द्वारा प्रदान की जाती है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य इसको अंतिम स्वीकृति केंद्रीय कैबिनेट द्वारा, जबकि कृषि मूल्य और लागत आयोग इसकी कीमतों का निर्धारण करता है। आप सभी जानते हैं जो फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी कीमतों का निर्धारण कृषि मूल्य और लागत आयोग करता है, जबकि इसको अंतिम स्वीकृति यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को अंतिम स्वीकृति केंद्रीय कैबिनेट द्वारा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस 3 दिसंबर को मनाने का निर्णय किस उपलक्ष्य में लिया गया था? तो राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 3 दिसंबर को राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस मनाने का निर्णय किस उपलक्ष्य में लिया गया था? तो ये दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म दिवस है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप जानते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और इनका जन्म दिवस 3 दिसंबर को है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस को मनाने का कि जो अंतरिम मंत्रिमंडल या अंतरिम सरकार अपनी बनी थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं खाद्य मंत्री थे और इसी उपलक्ष्य में 3 दिसंबर को उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, देखते हैं दोस्तों, सत्रिय शास्त्रीय नृत्य। सत्रिय या सत्रिय शास्त्रीय नृत्य है जो कि असम में प्रचलित है, इसके विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सत्रिय शास्त्रीय नृत्य जो असम में प्रचलित है दोस्तों, इसके विकास का श्रेय 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत शंकर देव को दिया जाता है। तो सत्रिय शास्त्रीय नृत्य है एक और ये असम में प्रचलित है और इसके विकास का श्रेय वैष्णव संत शंकर देव को दिया जाता है और ये 15वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण वैष्णव संत थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में स्थित है। एक प्रश्न और देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन जिसे अगस्त क्रांति कहा जाता है, 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था दोस्तों। ये ब्रिटिश यानी औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध ये आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका नारा या इस जो शब्दावली है भारत छोड़ो, इसका जो प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों भारत छोड़ो या क्विट इंडिया का नारा भारत के प्रसिद्ध समाजशास्त्री और लेबर यूनियन से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्तित्व यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यूसुफ मेहर अली ने दोस्तों याद रखिएगा, यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो का नारा दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 9 अगस्त 1942 से इसका प्रारंभ हुआ था और इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कृषि, ग्रामीण एवं औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए आंकड़े कौन तैयार करता है? तो कृषि कामगार हैं या कृषि श्रमिक हैं, ग्रामीण श्रमिक हैं और औद्योगिक श्रमिक हैं, इनके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए आंकड़े का स्रोत क्या है या आंकड़े कौन तैयार करता है? तो ये है श्रम ब्यूरो संस्थान। श्रम ब्यूरो संस्थान शिमला द्वारा कृषि, ग्रामीण एवं औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए आंकड़े तैयार किए जाते हैं। एक बार परीक्षा में पूछ चुका है दोस्तों, श्रम ब्यूरो संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, श्रम ब्यूरो संस्थान ये शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
एक प्रश्न देखते हैं, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन आप जानते हैं ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टर कंट्रीज, तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना 1961 में हुई थी। प्रश्न है कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वियना में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश में विधिवत रूप से डाक व्यवस्था यानी पोस्टल सिस्टम की शुरुआत कब हुई थी। तो देश में विधिवत रूप से या व्यवस्थित रूप से पोस्टल सिस्टम या डाक व्यवस्था की शुरुआत 1766 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में हुई थी। एक प्रश्न है, प्रोजेक्ट एरो। दोस्तों देखिए, प्रोजेक्ट एरो या प्रोजेक्ट तीर, इसका संबंध किससे है। तो डाकघरों की व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण या डाकघरों की सेवाओं को गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट एरो का प्रारंभ वर्ष 2008 में किया गया था। तो प्रोजेक्ट एरो डाकघर से संबंधित है, उसकी सेवाओं को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए प्रोजेक्ट एरो वर्ष 2008 में चलाया गया था। एक प्रश्न है दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे आप जानते हैं डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी और डीआरडीओ का ध्येय वाक्य जो है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी बल के जड़ में या बल के मूल में विज्ञान निहित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है दोस्तों, आपको बताना है। तो ये तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। तिरुपति में एक तिरुमाला की पहाड़ियों में जो तिरुपति बालाजी का मंदिर स्थित है, आप वहाँ से इसे याद करिएगा। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। जवाई परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जवाई परियोजना महत्वपूर्ण परियोजना है, ये जवाई नदी राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा जवाई परियोजना, जवाई नदी राजस्थान। एक प्रश्न देखते हैं, कोल डैम जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा अलग नाम है कोल डैम जल विद्युत परियोजना। तो ये सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, कोल डैम जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हेलसिंकी सम्मेलन पर्यावरण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। हेलसिंकी सम्मेलन 1974 का संबंध किससे है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, हेलसिंकी सम्मेलन 1974 में हुआ था। इसका संबंध जो है वो सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा से है। तो हेलसिंकी सम्मेलन जो 1974 में आयोजित हुआ था, इसका संबंध सामुद्रिक पर्यावरण या समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा से है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क है, जिसका क्षेत्रफल 3550 वर्ग किलोमीटर है और ये लेह में स्थित है। याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क लेह में स्थित है, जिसका नाम हेमिस नेशनल पार्क है और इसका क्षेत्रफल 3550 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण संविधान के किस सूची में शामिल है। तो दोस्तों वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है। वनों का संरक्षण और वन्य जीवों का संरक्षण समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची में वे विषय रखे गए हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, खनन पर्यावरण केंद्र कहाँ स्थित है। खनन पर्यावरण केंद्र माइनिंग से संबंधित, तो खनन इन्वायरमेंट सेंटर स्थित है दोस्तों धनबाद झारखंड में। खनन विश्वविद्यालय भी है धनबाद में, लेकिन खनन पर्यावरण आपसे पूछता है खनन पर्यावरण केंद्र, तो ये धनबाद झारखंड में स्थित है। एक प्रश्न अर्थव्यवस्था से, बैंकों की ऐसी परिसंपत्तियां जिन पर कोई रिटर्न या लाभ नहीं मिल रहा हो क्या कही जाती हैं। तो बैंकों की ऐसी परिसंपत्तियां या एसेट जिन पर कोई रिटर्न या लाभ नहीं मिल रहा हो उसे गैर निष्पादक परिसंपत्तियां या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाता है।
गैर निष्पादक परिसंपत्तियां या एनपीए कहा जाता है बैंकों की ऐसी परिसंपत्तियों को जिन पर कोई रिटर्न या लाभ नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद। अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद को पहले अंतर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद है। तो अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद का मुख्यालय लंदन में स्थित है और भारत वर्ष 1995 से अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद का सदस्य है। अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न भी दोस्तों, इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। आप जानते हैं इंसुलिन जो है वो रक्त में शर्करा की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, जिससे डायबिटीज नहीं होने पाता है। लेकिन जब इंसुलिन एक हार्मोन है दोस्तों, इससे रक्त में शर्करा की मात्रा संतुलित रखी जाती है, लेकिन अनियंत्रित हो जाता है जब शुगर या शर्करा की मात्रा रक्त में अनियंत्रित हो जाती है या बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो उसे विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा का बहुत बढ़ जाना उसे हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। रक्त में जो है शर्करा की अनियंत्रित मात्रा या उसका अधिक बढ़ जाने को हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा जीके जीएस फॉर ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। ये जो प्रश्न हैं सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।